माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बेटा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज 11 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी इसे देखें। और अगर पीछे की वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देखें, इससे आपका तैयारी काफ़ी अच्छा होगा और आप परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए पीछे की वीडियो अवश्य देखें, सीरीज से देखें, इससे आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप सभी देखते रहें और अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोकसभा और राज्यसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा। तो इससे पहले हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न देखे थे इससे पहले वाला वीडियो में, तो इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो देश के प्रथम व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति का वरीयता अनुक्रम में आता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। इसके अलावा जिस यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा थी वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग ले रहे थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि यहाँ पे निर्वाचित नहीं, यहाँ पे सभी सदस्य आ जाते हैं, यानी कि निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर राज्य के विधानसभा शामिल नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनाव भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तुति किया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति में हम देखे थे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किस संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाने की बात है तो यहाँ पर यह प्रक्रिया राज्यसभा से होती है, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा में, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति का हो तो किसी भी सदन के द्वारा किया जा सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स फंसते हैं, इसलिए आप सभी जरूर इसे जो है ध्यान रखेंगे सारे प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है? यानी कि राज्यसभा के राष्ट्रपति यानी कि उसके सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। यानी कि राज्यसभा की अध्यक्षता उसके सभापति के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है कि उसके सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अभी जो है वो कल ही देखा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ बने हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वही उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य में से ही कोई एक होते हैं। तो इस तरह से पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी कि यही एकमात्र सदन है राज्यसभा जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो यही प्रश्न है कि कौन सा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही है, राज्यसभा हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। आज से आपके लिए मैं एक प्रश्न लाया हूं, यहाँ पे भी सवाल हमारा जवाब आपका, तो आप उसे देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। डेली आपको पीछे से एक प्रश्न रहेगा जिसमें आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें, तो आप बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। अभी करेंट के जो वीडियो जाता है डेली करेंट अफेयर्स, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलता है और आप लोग अगर प्रैक्टिस करते होंगे तो देखते होंगे कि आपको उससे कितना फायदा हो रहा है। या फिर आप करेंट का वीडियो है या फिर आपका स्पेशल ऑपरेशन मंजिल वीडियो सीरीज है, तो उसमें देखिए कि आपको जो है कितना फायदा हो रहा है सेट प्रैक्टिस वगैरह में। तो बिल्कुल मेरा जो है वो विश्वास है
कि डेली 2-4 क्वेश्चन आपको इससे बनेगा, डेली 2-4 क्वेश्चन का फायदा आपको होगा। इसलिए आप सभी बिल्कुल इससे जो है वो इग्नोर ना करें, बल्कि ध्यान से देखें और पीछे के भी वीडियो रिपीट करते रहें, फास्ट करके देखें, इससे काफ़ी फायदा होगा आपको। ये इस तरह से करते रहें और जितना क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो सारे क्वेश्चन पे ध्यान रखें, और सवाल हमारा जवाब आपका में भी आपको जितना क्वेश्चन मिला है सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है, और दूसरा कि आप सीखते हैं, तो आपके सीखने के उद्देश्य से ये सारा क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो इस तरह से करते रहें। तो इसका आंसर पता हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की क्या होता है? निर्वाचन होती है, नियुक्ति होती है, चयनित होते हैं। तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका, इसका आंसर डी नंबर, नियुक्ति। यानी कि प्रधानमंत्री की चुनाव नहीं होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और इनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि प्रधानमंत्री, अभी हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वो प्रधानमंत्री के चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि एक सांसद का चुनाव लड़ते हैं, और उन्हें संसदीय दल के नेता चुना जाता है। जो संसदीय दल के नेता होता है वही प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। यानी कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान या कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो प्रधानमंत्री के पास होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का हेड कौन होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न उठाता है और लोग गलती करते हैं, इसका आंसर राष्ट्रपति लेते हैं, जबकि इसका आंसर प्रधानमंत्री होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो अगर लोकसभा के सदस्य हैं तब तो 25 वर्ष, राज्यसभा के हैं तो 30 वर्ष, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या ना भी किसी सदन के सदस्य हो तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के लिए, 6 माह के अंदर जो है वो किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 25, यानी कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, यानी कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो, और अगर राज्यसभा के होंगे तो 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम आयु अगर प्रधानमंत्री के दे तो हमेशा 25 वर्ष ही होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो भी मंत्री रह सकता है, प्रधानमंत्री भी रह सकता है, लेकिन ये कंडीशन होता है कि 6 माह तक ही रह सकते हैं। 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य हो जाता है। तो 6 माह के लिए रह सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर जो है किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, फिर भी वो मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि 6 माह तक ही। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी कि मंत्रियों की नियुक्ति या प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। तो जो भी मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो सभी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो ये उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। यानी कि अगर नियुक्ति राष्ट्रपति किए हैं तो इन्हें राष्ट्रपति बर्खास्त भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से प्रधानमंत्री के पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति ध्यान रखना है, प्रत्येक मंत्री। प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, लेकिन सामूहिक रूप से यहाँ ध्यान रहे कि आंसर लोकसभा के प्रति होगा। यानी कि अगर किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी कि सामूहिक रूप से पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद डिसॉल्व होती है, सरकार गिर जाती है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से
राष्ट्रपति के प्रति, ये दोनों प्रश्न को ध्यान रखेंगे, हम दोनों एक ही जगह लाएं। देखिए, हम जो भी प्रश्न लाते हैं आपके लिए वो सब सिखाने की दृष्टि से लाते हैं कि आप लोग सीखें। अगर जो है वो मुझे क्वेश्चन को आसान करना रहता, लॉलीपॉप क्वेश्चन कहते तो दे देते, लेकिन इससे आपको कोई खास फायदा नहीं होगा। तो मेरा व्यू यही है कि आपको सिखाया जा सके, आपको सख्त बनाया जाए, ताकि आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जो है वो डरे नहीं क्वेश्चन से, आप सीखें। मेरा उद्देश्य ही है आपका सिखाना, और आप अपना उद्देश्य रखें सीखना। तो इस तरह से सिखाना और सीखना के उद्देश्य हम लोग बढ़े तो हमें कोई नहीं रोक सकता है हमें मंजिल तक जाने में। तो बिल्कुल आप सभी करते रहें, और मैं बार बार कहता हूं कि जितना हो सके आप क्लास को शेयर करें, हर जगह तक जो है क्लास को पहुंचाए, इसमें आप लोग की ही भूमिका की जरूरत है। तो बिल्कुल आप सभी ऐसा करते रहें, और मेरा कर्म है कि अच्छा प्रश्न लाकर आपके लिए यहाँ पर रखूं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सिखाया जा सके। तो बिल्कुल ऐसा मैं कर रहा हूँ, और आप सभी भी क्लास को जितना हो शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? यानी कि देश की आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रथम कानून मंत्री देश के थे, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? यानी कि ताशकंद समझौता में गए थे लाल बहादुर शास्त्री, वहीं पे जो है इनका मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो देश से बाहर इनका मृत्यु हुआ लाल बहादुर शास्त्री का। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुआ? यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान जो है वो संसद में उपस्थिति नहीं हुए, तो वो होगा आंसर चौधरी चरण सिंह। ध्यान रखेंगे, चौधरी चरण सिंह को समय नहीं मिल जो है वो कि वो संसद में उपस्थित हो सके। तो ध्यान रखिएगा कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जो संसद में नहीं जा पाए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत के दस्तावेज को श्वेत पत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, श्वेत पत्र भारत के जो है वो दस्तावेज को कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे। और आज भी आपके लिए 5 अनुच्छेद जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी बिल्कुल इसे देखते रहें, और पीछे जितना अनुच्छेद गया है वो सारे अनुच्छेद को रिकॉल करें। काफी इंपॉर्टेंट जो है वो अनुच्छेद आपको दिया जाता है, ताकि आपको फायदा हो, और धीरे धीरे आप सभी अनुच्छेद पर अपना पकड़ बना लें। तो आज का 1 नंबर है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल हम लोग पीछे भी देख चुके हैं क्लास में, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और आपका यूटी में जहां पर विधानसभा है उसके सदस्य लेते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जिक्र आर्टिकल 54 में किया गया है। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति क्या है, जो उनका चुनाव किस प्रक्रिया से होती है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ध्यान होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये सारे चीजों को, उनके रीति को दर्शाया गया है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पदावधि, राष्ट्रपति के पदावधि यानी कि राष्ट्रपति जो पद ग्रहण करते हैं तो उस तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। उससे पहले वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देकर कभी भी हट सकते हैं। तो इसका जिक्र आर्टिकल 56 में किया गया है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, ये सारे कंडीशन को जिक्र 59 में किया गया है। उनके लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रहना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन आर्टिकल 59 में दर्शाया गया है। और आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ, यानी कि राष्ट्रपति अपना पद का शपथ देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जिक्र आर्टिकल 60 में किया गया है। तो ये सारे 5 अनुच्छेद को फिर से ध्यान रखेंगे, और प्लीज आप सभी पीछे के जितने अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद को ध्यान रखें। और आज का है आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका में, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चले कि आप पीछे से कितना तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये पीछे का ही प्रश्न है, पीछे मैं करवा चुका हूं ये सवाल। तो इसका आंसर आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में करें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।